नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त एस्टेट के तैयारी अगर आप 2024 या 2025 जी हाँ, 2024 हो या 25 हो, अगर आप एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको 9th और 10th का विज्ञान का करना है अगर प्रैक्टिस सेट तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। जी हाँ, एस्टेट के लिए और साथ में यदि अदर भी सब्जेक्ट का करना चाहते हैं, तो चैनल पे मौजूद है दोस्त, वीडियो जाकर देख सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स। दोस्त इसके तहत अभी हम क्या करा रहे हैं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर का सेट तैयारी करा रहे हैं और साथ में चैनल पे सीरीज चल रहा है जिसमें ऑल आपका सब्जेक्ट का तैयारी कराया जा रहा है, तो आप उसे विजिट कर सकते हैं। आज के सेशन शुरू करना चाह रहे हैं बट उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं तकरीबन 2009 से दोस्तों आज 15 सालों से मैं टीचिंग लाइन से हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद भी आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ दोस्त और साथ में मेरे यहाँ से अगर मैं बात करूँ दोस्त, तो ढेरों बच्चे आज ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी टीचर हो, सीटेट हो, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हो हमारे यहाँ से निकाले हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आपके बीच हूँ, तो विश्वास करें ऑथेंटिक पढ़ाई पढ़ाऊँगा, आपके काम का चीज़ पढ़ाऊँगा। तो आज का डिले ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्त। यहाँ पे भले ही लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट 2 लेकिन इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, आप उसे जाकर चैनल पे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों है? तो आंसर दीजिएगा, इसका रीज़न डी है। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते जाते हैं, इसीलिए। क्वेश्चन को फिर समझिए ज़रा, मुझे लगा ये हर बार में आपने नहीं ध्यान दिया। कह रहा है 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। यानी कि बर्फ के कण में भी 0 डिग्री है लेकिन इसके ऊर्जा और पानी के कण में ऊर्जा में अंतर है। पानी की ऊर्जा कण में ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न यहाँ बता रहा है कि चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया चल रहा है। बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित कर रहा होता है। ठीक है? ये क्वेश्चन भी बहुत दामदार होता है, इस टाइप के भी आते हैं एग्जाम में। कह रहा है नीचे दिए गए कथन ए और कारण ए दिया गया है, आप समझिए और जवाब दीजिए। कह रहा है पहला अभिकथन, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा-सा अंतराल छोड़ा जाता है, मतलब जगह छोड़ा जाता है। एक यहाँ है तो एक यहाँ है, इन दोनों के बीच में यहाँ गैप रहता है। ये क्यों गैप रहता है? लोहा गर्मियों में फैलता है, तो इसका ये रीज़न अच्छा दे रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है, सी आंसर हो जाएगा। इसका जवाब दें। डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली है। डैश पदार्थ कौन-सा पदार्थ? सोचिए ज़रा। कंडक्टर पदार्थ सोचिए ना, कंडक्शन करने वाला पदार्थ, चालन पदार्थ। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेकंड रुक जाइएगा। ये नहीं होगा, रुकिए तो ज़रा। डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा अच्छा गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है संवहन। गति का मतलब संवहन होता है, मूवमेंट। सॉरी, गलती मैंने पढ़ लिया था। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उष्णता का यानी कुचालक बैड कंडक्टर है उष्णता का। उष्णता मतलब ऊष्मा का बैड कंडक्टर इसमें से आपसे पूछ रहा है। तो 4 का आंसर क्या दीजिएगा? आप कहिएगा बहुत आसान है सर, लकड़ी हो जाएगा और सब चीज़ में ऊष्मा तो जाएगा ही जाएगा, गर्मी। इसका जवाब दीजिए, एक अवसादी प्रकार का जैव भू-रासायनिक चक्र है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर चक्र। ध्यान रखिएगा, ये बार-बार पूछा जाता है, जैव भू-रासायनिक चक्र। अगला कहता है स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू फैलने का कारण क्या है? विषाणु है, जीवाणु है, परजीवी है, कवक है? हर कोई जानता है कि ये विषाणु के द्वारा फैलता है। थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। अब जवाब दीजिए, कह रहा है प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति के कारण बुखार यानी हे फीवर हो जाता है? हे बुखार का पूछ रहा है, कौन-सा चीज़ के कारण? तो आंसर क्या दीजिएगा? परागकण। परागकण समझते हैं? फूल पौधा के जो परागकण होते हैं, उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? हे बुखार लगता है। अब कुछ लोग हँसेंगे कि ये कौन-सा बुखार है? बुखार, बुखार है। इसका जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन-सा असंचरणीय रोग है? मतलब जो फैलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 8 का आंसर क्या दीजिएगा? कहिएगा सर ये बहुत आसान है, मधुमेह। चीनी का बीमारी नहीं फैलता है। खसरा हो गया, रोहिणी हो गया, जलांतक हो गया, ये सभी क्या है एक दूसरे में फैलता है। नेक्स्ट कहता है मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो 9 का आंसर क्या दीजिएगा? रोगाणुवाहक बोलते हैं। रोग यहाँ से वहाँ लेकर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं छोड़ दूंगा, आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण कितने डिग्री का बन रहा है? तो 10 का आंसर ए हो जाएगा। नेट से सहारा लेकर थोड़ा सा
बनाइए, ज़रा समझ के बनाइए, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन करना है, थोड़ा दिक्कत होगा। आगे कहता है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 15 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसे ही होता है, तो लेकिन अब बताइए इसका फॉर्मूला लगा के बनाना है। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, 360 वाट। तो ये काम करिएगा, बनाने का कोशिश कीजिए आप। इसका जवाब हम दे रहे हैं, देखिए निम्नलिखित में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्यों की गति को मापती है। तो 12 का आंसर क्या दीजिएगा, शक्ति नापती है। ये बताइए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं कि ऊर्जा संरक्षण है। एक से रुक जाइएगा, हाँ सही है। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन चुन रहा है, मैं गलत बता दे रहा हूँ, अब सही आप पढ़ लीजिएगा ज़रा। तो गलत ये सी नंबर है, लीजिए मैंने काट दिया सी को। अब पढ़िए ज़रा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज गया होगा, उसे इग्नोर करिएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, ठीक है, तो वस्तु डूब जाती है, सही बात है, ध्यान रखिए। आगे कहता है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के अधिक हो तो वस्तु तैरता है, भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, ये भी सही बात है। ये सब ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, एकदम गौर से देखिएगा इसको। सी सिर्फ गलत थे। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा। क्षेत्रफल कम पे बल लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, अधिक हो जाएगा। अगला कहता है उत्प्लावक बायोनेंसी का केंद्र हमेशा कहाँ होगा, कौन जगह पे केंद्र होता है। तो कहिएगा इसका आंसर हो जाएगा सर, विस्थापन द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो आंसर दिया घनत्व को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। मेंडलीव की आवधिक सारणी में खोजे नहीं गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी में से बताइए जो बाद में आकर आवर्त सारणी में बैठ गया। 18 का ये ऑप्शन जाएगा, आंसर होगा जीई, जर्मेनियम। अगला जवाब दीजिए, कह रहा है परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। परमाणु संख्या के आधार पर कौन बांटा था, मेंडलीफ बांटा था, ध्यान रखिएगा। नहीं, एक सेकेंड, पहले बांटा था मोजले साहब, मोसले या मोजले लिखा रहेगा, इन्होंने सबसे पहले परमाणु संख्या के आधार पर बांटा, बाद में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी ही तैयार कर दिया। अब इसके लिए मैं छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना मोबाइल का वो बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैं फ्रेम में लाना चाह रहा था, इसीलिए मैं छोटा किया हूँ। कह रहा है नीचे दिए विकल्पों तत्वों में खास लक्षण और उसके आवर्त में बाएं से दाएं, ध्यान रखिएगा यहाँ क्या कर रहा है, बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया जा रहा है। देखिए, तत्व का लक्षण आवर्त में बाएं से दाएं, समूह में ऊपर से नीचे। तो पढ़िए ज़रा, बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन को, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा सी, विद्युत धनात्मक धात्विक लक्षण घटता है, ह्रास होता है, और बढ़ता है, वृद्धि होता है। तो ये तरीका है। पहले करा है तत्व का लक्षण क्या है, तो विद्युत धनात्मकता। दाएं से बाएं जाइएगा तो क्या होगा, सॉरी बाएं से दाएं जाइएगा तो क्या होगा, धात्विक लक्षण घटता है। बाएं से दाएं समझ रहे हैं, देखिए ये है आपका बाएं, इधर है दाएं, ऐसे का में जाइएगा तो ये क्या होगा, धात्विक लक्षण घटता है, ठीक है। आज समूह में ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं ऊपर से नीचे समूह में, तो क्या होगा, फिर भी घटेगा। अब एक सेकंड रुक जाइए, कैसे दे दिया है, ये घटता थोड़े ना है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, इधर घटता है इधर बढ़ता है, बस इतना माइंड रखिए। यहाँ कैसे दिया है नहीं पता चला, कैसे कैसे लिख दिया है। ऊपर से नीचे क्या रखना, ध्यान रखना, बढ़ता है, इधर से इधर घटता है, ठीक है, धात्विक गुण जो होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल है, बट ये क्लास 10th का है, आराम से बना सकते हैं आप लोग। आवर्धक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या चीज़ का बना था, जो बड़ा फोटो दिखाता है, बताइए तो जरा। मैग्नीफाइंग ग्लास पूछ रहा है, सोच के जवाब दीजिएगा।
उत्तल लेंस का बना होता है। ठीक है, अब सुनिए, दर्पण में बड़ा फोटो अवतल बनाता है, लेकिन लेंस में उल्टा हो जाता है, उत्तल लेंस बनाता है, लेंस में उसका पलटी मार जाता है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का मतलब भ्रम हो जाता है, जहाँ वास्तविक में कुछ होता ही नहीं है। इसको क्या कहते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं इसको। ठीक है, मृग मरीचिका बोलते हैं, असल में है नहीं, वो चीज़ भी दिखता है वहाँ पे। डैश लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष, मायोपिया पीड़ित लोगों के लिए किया जाता है। आप सोचिए, निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिख रहा होगा, तो बेलनाकार तो होगा नहीं, उत्तल अवतल होगा नहीं, इन दोनों एक साथ, इन दोनों में से कोई होगा, उत्तल या अवतल होगा, से बताइए। अब ध्यान रखिए, दूर का चीज़ नहीं देगा, उसको बड़ा करना है तो अवतल दर्पण का प्रयोग कर दीजिएगा आप। ठीक है, तो फोटो बड़ा बड़ा उसको दिखेगा। आगे कहता है कि इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस ही सिर्फ रहता है। तो 25 का क्या आंसर दीजिएगा आप, माइक्रोस्कोप, इसमें सिर्फ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा हो गया है, मतलब आपका फोटो आपसे छोटा बन गया, कौन सा दर्पण होगा, सोचिए, उत्तल दर्पण होगा, सीधा सा हिसाब है। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, डैश के कारण होता है, इसको बोलते हैं हम लोग जड़त्व का नियम। ठीक है, पत्ती चाहता है वहीं रहना, डाल हिल जाता है तो इसलिए टूट जाता है। न्यूमेरिकल आया है, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना हो जाएगा। 10 न्यूटन 5 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं तो 15 न्यूटन हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, मतलब इन दोनों को गुणनफल करिए, द्रव्यमान और वेग का, तो क्या बन जाएगा, मास गुने एक्सेलरेशन, बताइए क्या होता है। तो आप कहिएगा सर बहुत आसान है, बल होता है, F बराबर होता है ma। 29 का क्या हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, दूसरा चीज़ है, सॉरी हड़बड़ में मैंने बोल दिया, ई संवेग हो जाएगा, द्रव्यमान गुने वेग बोल रहा है ना, द्रव्यमान गुने वेग, एम भी बोल रहा है, तो एम भी हो जाएगा वेग आपका, सॉरी संवेग। आइए ये जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 नंबर में दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है। क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा, दिए गए ए और बी में कौन सा, अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्गों के सीधे अनुपातिक होता है। नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, इसको समझ के आंसर देना है। केवल एक सत्य है, दूसरा सत्य नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये उल्टा होके होता है। अब इसको समझाते हैं, थोड़ा पहले क्लीन करके फिर से समझाता हूँ, जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। एक वस्तु, दो वस्तु है, एक तो हुआ यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो 1/r² होता है, अगर दूरी r है तो ध्यान रखिए ये होता है, और ये m1 होता है, ये m2 होता है, तो इन दोनों का डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ कहना चाह रहा है, तो पहला सही दूसरा गलत हो गया। आगे कहता है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो जो कौन सा बल है जो कि बाहर की ओर धक्का देता है, बाहर लगता है कि बाहर फेंका गया, अब केंद्रीय बल है या केंद्राभिमुख बल है, घर्षण बल है, तनाव बल है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। 31 का आंसर दीजिए आप। अब केंद्रीय बल है, इसके द्वारा लगता है कि बाहर में फेंका गए हम। एक और न्यूमेरिकल लेकर आया, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। 5 से 10 हो गया, ध्यान रखिएगा 5 सेकंड के अंदर। तो 32 का आंसर क्या दीजिएगा, कहिएगा सर 1 मीटर प्रति सेकंड के दर से ऐसा हुआ है, ये एक्सेलरेशन हुआ। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहेंगे, समय है और वेग है। समय और वेग का मतलब ऐसा, अगर आपने फोटो बनाया, अगर इधर समय है इधर वेग है, तो ये कौन सा ग्राफ को बताएगा, बताइए ज़रा, नाम बताइए आप इसका। 33 का क्या कहिएगा, वेग समय ग्राफ हो जाएगा। अगला कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंधित को दर्शाता है, गति का पहला नियम जो है। ठीक है, अब गति का पहला नियम है, ये आपको पता होना चाहिए, जरा बताइए कमेंट्स में लिखिए गति का पहला नियम क्या है। वेग और समय के ग्राफ को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अधोजल वस्तु अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सोनार बोला जाता है। ये पहले भी हम लोग ने क्वेश्चन किया है इससे पहले वाले सेट में। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है, तो 36 का आंसर आप दीजिएगा सर, इसको टोन कहते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकता है, निर्वात में, ध्वनि के लिए कोई माध्यम जरूरी है, निर्वात में नहीं जा सकता, प्रकाश जा सकता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, अल्ट्रासोनिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 38 का आंसर दीजिएगा आप, कहिएगा सर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है अल्ट्रासोनिक। सही या गलत आपको चुनना है। बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि
H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। सही है गलत सोचिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या जवाब दीजिएगा? 39 का हो जाएगा आपका बी। केवल एक ये सही है, ये गलत है और ये सही है। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये बढ़िया बात बता दी आपको, ये तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अर्थात वे अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन अन्य से भिन्न है? तो आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम वाला भिन्न है। ये सभी समान गुण दर्शाता है। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जा सकता है? तो 41 का जवाब दीजिएगा आप कि क्षार प्लस लवण, क्षार प्लस अम्ल, ये न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण का ये अभिक्रिया है, लवण और जल बनता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? उष्माशोषी मतलब एनर्जी खत्म होगा इसमें, ध्यान रखिएगा। 42 का जवाब दीजिए। आप कहिएगा सर अपघटन अभिक्रिया में ऐसा हमेशा होगा। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुने। एल्डिहाइड के लिए गलत है इसमें से, और सब सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये गलत है, मैं काट दिया। अब आप बताइए सही वाला पढ़िए जरा। C3H7COH इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेनॉल बोलते हैं। इसको ब्यूटेल्डिहाइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है HCOH को मिथेनॉल बोलते हैं या फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अगला है C2H5COH प्रोपेनॉल या प्रोपेल्डिहाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त पूछ रहा है। देखिए एक चीज़ जानिए ज़रा, जितना एन वाला नहीं था संतृप्त है, बेंजीन हो जाता है असंतृप्त। बेंजीन किसको बोलते हैं? तो ऐसे करके जो बना रहता है, बात समझ में आया? बेंजीन यह असंतृप्त, डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है इसीलिए। जवाब दे जरा आप लोग। मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमान में डैश इकाइयों का अंतर होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा पहला, 14 का अंतर होता है। डैश मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में 14 का अंतर होता है। डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाली जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमेशा विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। 46 का आंसर हो जाएगा ए। अब आइए 47 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुवांशिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आने वाला बात पूछ रहा है आपसे, तो 47 का आंसर दीजिएगा। ये बायोप्सी सिद्धांत नहीं आता है, ये आता है स्वतंत्र वर्गीकरण, प्रभुत्व का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत, ये सभी आता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग। जीव को अधिक दूर के संबंधी हैं, उसके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो 48 का जवाब क्या देंगे आप? आणविक जातिवृत्त बोलते हैं इसको। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके कार्य भिन्न होते हैं, कार्य अलग लेकिन उत्पत्ति समान। 49 का जवाब ए देंगे, समजात अंग इसको बोलते हैं। मानव जाति होमोसिपियंस के प्राचीनतम सदस्य के अवशेष डैश में देखने को मिलता है? होमोसिपियंस का जो देखा जाता है कहाँ मिला था सबसे पहले, ये पूछ रहा है आपसे। तो अफ्रीका में इसका एग्जाम्पल अच्छा देखने को मिलता है। आगे कहा जाता है कि स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय T के व्यय की गई ऊर्जा का दर्शाया जाता है। मतलब एक तरह से आपसे फार्मूला पूछ रहा था। 51 का जवाब देंगे आप क्या? VIT फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना। VIT वोल्टेज करंट टाइम, ऊर्जा के लिए। आगे कहा जाता है किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य डैश कहलाएगा? अब सोचिए, अब कार्य आपसे पूछ रहा है, क्या कहलाएगा? दो बिंदु के मध्य में जो इकाई आवेश स्थानांतरण में जो काम हो उसको विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, 52 का क्या हो जाएगा? विभवांतर। विद्युत वाहक बल का मान E बराबर डैश के बराबर होता है, तो E बराबर बताइए, विद्युत वाहक बल का मान E बराबर क्या होता है? तो 53 का आप जवाब देंगे कि सर इसका होता है W/Q होता है, W/Q। इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, है ना? तो आंसर हो जाएगा बैटरी। बैटरी ऐसा करता है। जनरेटर वो उपकरण है जो डैश परिवर्तन करता है, जनरेटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 55 का आंसर क्या दीजिएगा? ए हो जाएगा। एक समान ट्रांसफार्मर डैश पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर किस आधार पर काम करता है? DC AC कौन सा मतलब काम कर रहा होता है? बहुत आसान है, जवाब दीजिए। अल्टरनेट करंट के लिए है ना ट्रांसफार्मर।
इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, नहीं पर फोकस करिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में। 57 का आंसर हो जाएगा, गलत में हटा दिया, लीजिए अब सही पढ़िए। एक अस्थायी चुंबक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सही है। अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता इसके पोल के बीच के साथ भिन्न होते जाता है, ठीक है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, एकदम सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर जो चुंबक तैयार किया जाता है। प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टता की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरक प्रतिघात कैसे बदलता है? तो 58 का जवाब क्या देंगे आप कहेंगे ए रैखिक रूप में बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला कहता है कि एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतिरोध को क्या जाता है? 59 का जवाब आप क्या देंगे? प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं इसको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना डैश है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना को क्या बोला जाता है? तो 60 का आंसर कहिएगा आप। इसको कहा जाता है कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा का प्रेरित हो जाना, मतलब विद्युत धारा पैदा हो जाना। आगे कहा जाता है एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैला रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इसे यह पता चलता है कि यह संभवतः डैश बना सकता है। सोच के देखिए कि ये हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा है बैक्टीरिया, तो ये क्या बना सकता है? तो आप कहिएगा बहुत आसान है, इसको बोलते हैं एंडोस्पोर्स बना सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कि जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। संवहन तंत्र नहीं है तो ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और ब्रायोफाइटा के बारे में थोड़ा देर पहले बताए थे कि दो चीज़ का, इसको उभयचर भी बोला जाता है, जमीन पर भी रह सकता है, पानी में। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह संबंधित नहीं है? थैलोफाइटा का नहीं है इन चार में से, तो कहिएगा इसका आंसर हो जाएगा मार्सिलिया, इसको हटा दीजिए। ये कारा जो है ये थैलोफाइटा का है, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये सभी क्या है? थैलोफाइटा ग्रुप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत आसान है, देख रहे हैं सब एक ही जैसा नाम बनाकर दे दिया आपके सामने। आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है? ब्रेड मोल्ड किसको कहा जाता है? तो 65 का आंसर क्या कहिएगा? राइजोपस, राइजोपस को बोलते हैं। एक मिश्र धातु जिसका एक उपकरण उदाहरण है, मिश्र धातु इसमें से कौन है बताइए जरा? तो 66 का आंसर क्या कहिएगा? ठोस विलयन मिश्र धातु है। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार एक निश्चित अनुपात का नियम काम करता है, ये हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े हुए हैं। तो 67 का जवाब दीजिए आप। आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान में मौजूद रहते हैं, अनुपात समान बनाते हैं। इसका मतलब पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मूलभूत सिद्धांत किसने दिया पदार्थ के प्रकृति से? तो आप आंसर दीजिएगा कि जॉन डाल्टन ने दिया। रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? कैसे नापते हैं? मोल में नापते हैं, अणु में, एनोड में, ऋणायन में, तो मोल में नापते हैं। 69 का क्या हो जाएगा? कि मोल में नापते हैं जितने भी किसी भी चीज़ के बारे में। आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम से एक दो अक्षर लिया जाए? बढ़िया क्वेश्चन है, थ्योरी में हम लोग पढ़े। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? बर्जिलियस ने कहा कि ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं, जो ये ऐसे करके बीच में डिज़ाइन बनाए जाते थे, ये सब चीज़ मना किया गया कि ये अच्छा नहीं है। डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म अणु पर परस्पर प्रभाव है। 71 का आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन का। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप डैश की खोज की गई। 12th क्लास में भी पढ़ना है इसको। 72 का आंसर हो जाएगा सी, परमाणु। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको हम जो बोलते हैं ना 12th में पढ़ना है, वो 9th से भी रिलेटेड रहता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ 12th में भी होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा डिटेल पढ़ना रहता है 12th में। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब ऐसे ऐसे सेल होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे सेल होते हैं, अलग अलग सेल में अलग अलग रहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है एम में कितना रह सकता है? KLM तीसरा नंबर पे है। फॉर्मूला आपको याद है, 2 के पावर n स्क्वायर से निकालते हैं, तो यहाँ 3 डालिए, तो 3 3 और 2 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 का आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अब इसका जवाब दे दीजिए। कह रहा है क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानी का मिश्रण जिसका अनुपात 3:1 होता है, ये दोनों समस्थानी में से कौन से है? 74 का जवाब क्या दीजिएगा? ये है 35 Cl और 37 Cl, दो है। संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। अब संभारिक है तो ध्यान रखिएगा क्या समान होगा, दिमाग लगाइए। परमाणु संख्या समान होगा। परमाणु संख्या किस पे आधारित होता है? प्रोटॉन पर आधारित होता है। परमाणु संख्या किस पे आधारित होता है? एक सेकेंड, नाभिक पर हो जाएगा ना। संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। नाभिक संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, वही परमाणु संख्या तैयार करता है। ध्यान रखिए, इसे नाभिक
कह दिया है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? अणु और उसके आकर्षण, ठोस होगा, ठोस के अणु के बीच में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है, ध्यान रखिए। केचुआ, छिपकली, मेढक, मछली। रीढ़ की हड्डी किस में नहीं है बताइए तो? ये जवाब दे पाएंगे क्या? तो केचुआ में नहीं होता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? अंडा कौन देता है? खरगोश, कंगारू, प्लेटिपस। तो ये हो जाएगा प्लेटिपस जो है अंडा देने वाला स्तनपायी है। हाँ, 78 का आंसर सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि कोशिका वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं ना, कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। प्लाज्मा झिल्ली आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है इक्वेटोरियम प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? अच्छा जवाब है 81 का जवाब दीजिएगा कि इसको मेटाफेज बोलते हैं इसको। ये कह रहा है पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेनोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये जो लाल, बैगनी, नीला है किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो आप कहिएगा बहुत आसान है, एंथोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग यानी ऑर्गेनेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? मतलब जानवर में, पेड़ पौधा में होगा लेकिन जानवर में नहीं होगा, से पूछ रहा है। तो आंसर क्या कहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो उसी पौधे में ही होता है। आगे कहता है कि कौन सी प्रोटीन उपकला कोशिका को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो 84 का जवाब क्या दीजिएगा? केराटिन। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? ध्यान रखिएगा, संयोजक उत्तक नहीं है। तो 85 का जवाब दीजिएगा कंकाल पेशी। कंकाल पेशी संयोजक उत्तक नहीं है। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? 86 का आंसर दीजिएगा डी, जाइलम उत्तक ऐसा करता है। ट्रिक सुनिए, जाइलम जड़ से जल को पूरे पेड़ में फैलाता है। ट्रिक यही है, जाइलम जड़ से जल को पूरे पेड़ पौधा में फैलाता है, पत्ती तक। और भोजन के फ्लोएम के बारे में क्या है? फ्लोएम फूड को पूरे पेड़ में फैलाता है, मतलब हर जगह ले जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुदिशीय डायरेक्शन हो गया ना फ्लोएम का, लेकिन जाइलम का सिर्फ पत्ती तक ले जाता है, तो एक दिशीय है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार कर देता है? इसमें से एक रोकने वाला है, ऑक्सीजन जिसे बढ़ाने वाला है, तो एफसीसी के एसिड हो जाएगा। एफसीसी के एसिड जो है ये रोकता है पौधा को और पत्ती को पका के गिरा देता है। अनुवर्तन अधिकांशतः दर्शाता, अनुवर्तन क्या दर्शाता है? तो 88 का आप कहेंगे सर बहुत आसान है, यह दर्शाता है किसी पौधे का दिशात्मक विकास, किसी एक दिशा में मूव करना। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में हो जाता है। बताइए क्या चीज़ में ये मतलब पायरुवेट बढ़ता है? तो 89 का आंसर क्या दीजिएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ जाता है। आगे कहा जाता है कि पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ये एक तरीका है ना? वाष्पोत्सर्जन होगा और सारे जल उसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन का समूह मतलब कलेक्शन है, बढ़िया से पढ़िए इसको। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? 5 समूह में से इसमें से कौन सा एक नहीं है से बता रहा है? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, प्रोटोकॉर्डेटा। तो ये प्रोटोकॉर्डेटा हो जाएगा, ऐसा कुछ करके नहीं है, ध्यान रखिए। अगला भी दिख ही रहा क्वेश्चन, डायलाइजर, डायलिसिस जिसको बोलते हैं, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश भी कहते हैं। फेफड़ा तो नहीं होगा, गुर्दा बोलेंगे। गुर्दा में नहीं क्लीन होता है तो गुर्दा बोलेंगे। डायलिसिस पर बहुत सारे लोग होते हैं। श्वसन, लार स्रवण और कर्मानुकंचन जैसी अनक्षयिक क्रिया डैश नियंत्रित होता है? तो 93 का आंसर क्या दीजिएगा? मेरु शीर्ष होता है। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल, एडम्स एप्पल कहा जाता है? 94 का आंसर दीजिएगा कंठ या टेडुआ। कंठ में जो नहीं निकल जाते हैं थोड़ा सा उभरा हुआ भाग गला में, वही। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 होते हैं, एक पुरुष एगो स्त्री। उर्वरकों के बे थैले पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अरे ये गलत है, पहला नहीं, मतलब लास्ट में पोटेशियम होगा, के से पोटेशियम होता है,
ये हो जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा ये वाला। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से परिस्थिति तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं। तो 97 का आंसर कहिएगा यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुपोषण यूट्रोफिकेशन डैश के कारण होता है। तो 98 का जवाब क्या दीजिएगा? ये होता है नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण होता है। 98 का क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही इसमें से एक ही है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट कह रहा है चिपको आंदोलन इसमें से किससे संबंधित है? था पर्यावरण संरक्षण, मानव स्वतंत्रता, महिला अधिकार। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। तो इस तरह के टोटल आपने 100 क्वेश्चन देखा इस सेट में दोस्त, और आप विश्वास करें इतना बेहतरीन है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा मैं बता दूं दोस्त, आप और भी चैनल पे सीरीज चल रहा है, ये उसका एक एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं साइंस का सारा सीरीज चल रहा है, उसमें पूरा साइंस कंप्लीट कराया जा रहा है। उसी तरह GS कंप्लीट करा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में एक और मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे भी दोस्त आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, हाई फिट ग्लोबल फैशन। इसमें फिटनेस और फैशन से बातें सारी होती है, चूँकि मैं फैशन डिजाइनिंग भी कर रखा हूँ। इसीलिए इस सेशन को पूरा देखने के लिए और अपने नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक directstudy.com को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कुछ मित्रों में और कुछ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।